हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम नेचुरल डिजास्टर्स को कवर करेंगे अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम और सडन इवेंट्स विच आर कॉज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज, डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ लाइफ। यानी कुछ ऐसी एक्सट्रीम इवेंट्स, कुछ ऐसे सडन इवेंट्स जो नेचुरली अकर होते हैं और उनसे क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इवन लॉस ऑफ लाइफ भी होता है फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। दे आर ऑफन uncontrollable and can have a severe impact on environment and human population. जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, एवलांच हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स, सुनामी, टॉर्नेडो, ठीक है। ये सब क्या है? दीज आर द नेचुरल डिजास्टर्स। नाउ द डिफरेंट कैटेगरीज फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। ओरिजिन के हिसाब से जो डिजास्टर्स हैं, हम उनको दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं, दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या हो गए? जैसे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर यानी स्टॉर्म्स, साइक्लोनिक विंड्स, साइक्लोन्स, सी स्टॉर्म वेव्स। देन हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल विच इज रिलेटेड टू वाटर, यानी फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट एंड ड्रॉट। Then geological, which is related to earth, जैसे earthquakes, tsunamis, volcanoes, landslides. Then epidemic या फिर infectious disease disasters जैसे plague, dengue, chikungunya, malaria, etc. So these are the different categories for natural disasters. अब आता है epidemic. Epidemic का मतलब क्या होता है? A disease that affects a large number of people within a specific community, population or region. जैसे अगर हम एपिडेमिक का एग्जाम्पल लें तो हमारे वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक, यानी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के विदिन या एक स्पेसिफिक रीजन के विदिन ही उसने उस डिजीज ने उन लोगों को इफेक्ट किया था। देन वी हैव पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब an epidemic that spreads across multiple countries or continents and affect a large number of people. जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या हमारा जो कोविड-19 आया था, दैट वाज अ पैंडेमिक दैट इज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स, सॉरी कॉन्टिनेंट्स, वो जो बीमारी है वो फैल रही थी। देन एंडेमिक। एंडेमिक इज द वन दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया। जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स रेगुलरली होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार होता है, ठीक है। जैसे डेंगू हो गया कि बहुत मतलब कोई ऐसा इलाका जहाँ पे गंदा पानी हमेशा रहता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वहां पे आपको हमेशा वो वो होते हैं, मस्किटोज होते हैं जो डेंगू फैलाते हैं, आपको वो हमेशा मिलेंगे, दैट इज एंडेमिक। देन आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या है? एक सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीजेस, केसेस अबव द एक्सपेक्टेड लेवल। जैसे कोई फूड पॉइजनिंग, ठीक है, एकदम से हम जैसे सुनते हैं मिड डे मील में, तो एक ही साथ बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, या फिर किसी फंक्शन में खाना खाया गेस्ट ने, लोगों ने, और वो बीमार पड़ गए, दैट इज एन आउटब्रेक। तो जो हमारा एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक हमारा एक रीजनल स्प्रेड होता है, एक रीजन के लिए होता है, रीजनल स्प्रेड। पैंडेमिक जो होता है, पैंडेमिक हमारा एक ग्लोबल स्प्रेड है, ग्लोबल, ऑल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। एंडेमिक, एंडेमिक विच इज always present in a particular area, that is endemic। और आउटब्रेक क्या हो गया? जो एक लोकल लेवल पे हो रहा है, लोकल लेवल पे, दैट इज आउटब्रेक। उसके बाद आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। मिटिगेशन, देन प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। मिटिगेशन का क्या हो गया? जहां पे हम डेवलप कर रहे हैं लॉज और रेगुलेशंस को, इंप्लीमेंट कर रहे हैं एडवांस कोड्स को, इस्टेब्लिश कर रहे हैं जोनिंग रिक्वायरमेंट्स की, इस जोन से आप बाहर रहिए या ये जोन डेंजर में है, ठीक है। हम इंश्योरेंस या कंस्ट्रक्ट बैरियर्स को बाय कर रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस,
अब स्टॉक डिजास्टर, सप्लाई किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, म्यूचुअल एड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं। रिस्पॉन्स पर्सनल टीम्स को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं शेल्टर्स और बैकअप फैसिलिटीज। देन वी हैव रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स इज डन ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ठीक है, और मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर से पहले होती है। नाउ ड्यूरिंग अ डिजास्टर क्या है, हम सर्च कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं कि कौन से लोग मतलब जो लोग उस वायरस से या पर्टिकुलर XYZ डिजीज से गुजर रहे हैं, ठीक है, हम उनको अलग रखें ताकि वो बाकियों में वायरस ना फैला सकें। देन असेस इनिशियल डैमेज, कितना डैमेज हुआ है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं अभी तक। देन प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ओपन एंड मैनेज शेल्टर्स। नाउ रिकवरी phases after the disaster has happened. So debris removal, precise damage assessment, then infrastructure destruction and reconstruction, then restoring of the livelihoods, जो डैमेज हुआ है, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो अब उनको क्या करना है, रिस्टोर करना है दोबारा से, वहां पे पूरी एक लाइवलीहुड को दोबारा से स्टैब्लिश करना है। देन वी हैव अ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके क्वेश्चंस के थ्रू जो है क्लियर हो जाएंगी। सो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रीसेंट। देखिए सबसे पहले आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, कब हुई थी, 1984 में। फुकुशिमा डिजास्टर जो हुआ था वो हुआ था आपका 2011 में। चर्नोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में। कैलिफोर्निया स्मोक जो हुआ था 1943 में। और लंदन स्मॉग हुआ था आपका 1952 में। अब जब आप इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1943 यानी डी, दो ऑप्शंस हो गए, एलिमिनेट। फिर आएगा 1952, उसके बाद क्या आएगा 1984, ए आएगा, फिर चर्नोबिल एंड देन फुकुशिमा, ठीक है। ईयर्स पता लग गए, बट अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैसेस रिलीज हुई थी या वो कौन से डिजास्टर्स, मतलब ये जो डिजास्टर्स है किस वजह से हुए थे। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी में था हमारा मिथाइल isocyanate. Fukushima was a nuclear disaster. Chernobyl, it was also a nuclear disaster. California smog जो था, it was because of ozone, and London smog was because of sulfur dioxide. ठीक है। Now next question, correct sequence of the risk assessment for environment contaminants. मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हैजार्ड को, ठीक है, हैजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद एक्सपोजर होगा असेसमेंट का, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, एक्सपोज करेंगे। उसके बाद डोज रिस्पॉन्स, अब हमें डोज भी देनी पड़ेगी। देन वी हैव रिस्क कैरेक्टराइजेशन एंड देन वी हैव रिस्क assessment. So option number 1 will be the correct answer. अब सुनामी, सुनामी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ या नीदर। सो इट इज बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होगी हमारी, वर्टिकल वेव्स। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दी हॉरिजॉन्टल वेव्स। Now, which of the following is not released during an earthquake? So, एक earthquake के दौरान क्या रिलीज नहीं होती है, इट इज क्यू वेव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब पी वेव को हम क्या बोलते हैं, पी वेव को ही हम लॉन्गिट्यूडनल या फिर हॉरिजॉन्टल वेव्स बोलते हैं। एच वेव को हम ट्रांसवर्स या फिर वर्टिकल वेव्स बोलते हैं। और लव वेव क्या होती है हमारी, जो सरफेस वेव्स होती हैं, दे आर द लव वेव। Now the amount of destruction caused by an earthquake is measured. Amount of destruction क्या होती है हमारी, मर्सेली स्केल पे होती है। हमारे पास दो तरीके के स्केल्स होते हैं, एक होता है रिचर स्केल, एक होता है मर्सेली स्केल। जो रिचर स्केल होता है वो हमें
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बताता है, ठीक है, कि 7 का अर्थक्वेक था, 4.3 का अर्थक्वेक था, ठीक है, वो हमें कौन बताता है, रिचर स्केल बताता है। लेकिन जो मर्सरी स्केल है वो हमें क्या बताता है, कितना डैमेज हुआ है या फिर कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है एक अर्थक्वेक से, वो हमें मर्सरी स्केल बताता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड फ्रिंज इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लड प्लेन where no development is permitted and which is reserved for the passage of flood flows. Floodway is an area of floodplain land where filling and development may be permitted subject to land use and building code regulations designed to minimize the change. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि जो ये डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन किसकी है, फ्लड फ्रिंज की है, और ये जो डेफिनेशन है लोएस्ट पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन दैट इज अ फ्लड वे। सो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nuclear breeder reactor produces more fissile material than it consumes. Present share of nuclear energy in the energy mix of the country is more than that of renewable energy. अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर है, इट प्रोड्यूसेस मोर फिसल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, बिल्कुल वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है एज कंपेयर टू जितना वो कंज्यूम करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेजेंट शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज मोर देन रिन्यूएबल, नो, ये गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचर स्केल मेजर्स not only the intensity but its impact on people too. The modified Mercalli scale measures the earthquake in terms of energy released. मैंने अभी आपको बताया था, ये वापस से दोनों जो स्टेटमेंट्स है इंटरचेंज है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमें मैच करना है हैजार्ड रिलेटेड टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए जो रिस्क होता है, रिस्क का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन इन स्ट्रक्चर एट रिस्क। ए का 3, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद एक मिनट, रिस्क क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स कॉजिंग लॉसेस, दैट इज द रिस्क, कितना फ्रीक्वेंटली वो जो लॉस है वो हो रहा है। सो ए का सेकेंड आएगा, तो हमारे ये वाले जो दो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि कितने लोग और कितने जो स्ट्रक्चर हैं वो रिस्क पे हैं, दैट इज एन एक्सपोजर। देन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा, एक्शंस टू मिटिगेट द लॉस। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी थोड़ा हॉच पॉच हो गया। सो ए का सेकेंड, देन बी का 3, सी का 4th एंड डी का 1। देन in a breeder reactor, the amount of fissile material consumed is more than the amount of fissile material produced. In India, Kalpakkam nuclear power plant is an example of breeder reactor. अभी हमने पीछे किया था, जो amount consume होता है वो हमेशा कम होता है, is less than what is produced. So statement 1 false है, but statement 2 जो है वो correct है. So option number 4 will be the correct answer. Now, which of the following are cumulative atmospheric disasters? Atmosphere की अगर बात करते हैं, सो टॉर्नेडो है, उसके बाद हमारे पास हीट वेव है, ठीक है। टॉर्नेडो और हीट वेव तो पता ही है। सुनामी क्या है हमारा, जियोलॉजिकल। लैंडस्लाइड क्या है, जियोलॉजिकल, ठीक है। सी और ई तो होंगे ही नहीं, तो सी और ई आप हटा दीजिए। अब देखिए ए बी डी, ए और डी तो होनी चाहिए, तो ऑप्शंस के साथ अगर खेले तो फ्लड डिजास्टर भी हमारा किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कॉजालिटी। मल्टी कॉजालिटी मतलब मेनी पीपल
आर अफेक्टेड एट वंस, एक ही बार में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। सो वो क्या होता है हमारा एपिडेमिक। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हमारा जो वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस था, तो इट वाज मल्टी कॉजैलिटी एंड अ प्रोग्रेसिव अकरेंस। सो ऑप्शन 3 will be the correct answer. Now, lockdown in 2020 in India was imposed under Disaster Management Act. Correct statement. COVID-19 is the first pan-India biological disaster being handled under this act. Yes, it is a correct statement and correct explanation. Next question. Non-structural measures of flood disaster management include, non-structural यानी जिसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं या जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है, तो कौन सा इसमें इंक्लूड किया जाता है? सो फ्लड जोनेशन एंड फ्लड फोरकास्टिंग, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए एम्बैंकमेंट, आप अगर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज अ प्लान्ड एक्टिविटी, it is always a structured activity, and same is the case with channel improvement. So both are planned या फिर structured activity. तो non structured क्या है? Zonation and forecasting. Now we have to match management cycle components दिए और उनकी explanation दी हुई है. So prevention, preparedness, recovery and response. Prevention यानी हम prevent कर रहे हैं land use planning को. ठीक, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर का मतलब हम रिस्क असेस कर रहे हैं, B3, ठीक है। रिकवरी, रिकवरी का मतलब क्या है? हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश। एंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या आ गया? रेस्क्यू। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। सो सेंडाई फ्रेमवर्क जहाँ पे हमारे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक प्लान या फिर एक एक्ट बोल दीजिए, एक फ्रेमवर्क बोल दीजिए, जिसको साइन किया गया था। एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट या इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस फ्रेमवर्क, और इसका टाइम फ्रेम है हमारा 2015 से 2030, ये भी आप याद रखेंगे। सो दिस इज द टाइम फ्रेम फॉर सेंडाई फ्रेमवर्क। नाउ अरेंज द सीक्वेंस, ठीक है, 5 स्टेजेस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के, हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। सो सबसे पहले क्या आता है हमारा? प्रिवेंशन, फिर आता है मिटिगेशन, फिर आता है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम मिटिगेट करेंगे, देखेंगे, ठीक है, कुछ प्लान्स बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स, एंड देन वी हैव recovery. Next question. In the context of disaster management, what denotes the extent to which an individual community or region is likely to be damaged by the impact of a particular hazard? यानी किस हद तक कोई एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी या एक रीजन एक पर्टिकुलर हजार्ड से इम्पैक्ट हो रही है, वो हम कैसे डिनोट करते हैं? वो हम वल्नरेबिलिटी, ये कितनी वल्नरेबल सिचुएशन थी या कितना वल्नरेबल डिजास्टर था कि इतने लोग इम्पैक्ट हुए, so that is denoted by vulnerability. So these are all are the PYQs which are related to your disaster and disaster management. मैंने कोशिश की थी कि सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो एक ही वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकूं ताकि आपका एक लास्ट मिनट रिवीजन हो सके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। See you soon in the next class. Bye bye and take care.